हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 10th की कार्यपत्रक नंबर 34 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये आपकी पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ 13 है। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और दिनांक लिखना है 21 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक और इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, क्षितिज भाग 2 ये आपकी पुस्तक का नाम है। तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वर्कशीट है उसमें आपके बुक से मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ से एक गद्यांश दिया गया है। आपको इसे ध्यान से समझना है और फिर इस पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो देखिए, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित एक संस्मरण है। बच्चों, आपको क्या याद रखना है? इसमें पाठ का नाम याद रखना है। पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और इस पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ठीक है, और ये जो पाठ है ये किस विधा में लिखा गया है? ये संस्मरण विधा में लिखा गया है। तो संस्मरण क्या होता है बच्चों, समझते हैं आप। संस्मरण स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित लेखन होता है। ये एक ऐसा लेखन होता है जो कि स्मृति या याददाश्त मतलब हमारी मेमोरी पर आधारित होता है, जिसमें लेखक अपनी स्मृतियों यादों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है। किसका वर्णन कहता है? किसी व्यक्ति अथवा घटना का। और किसको आधार मान के? अपनी यादों को आधार मान के। ठीक है, जैसे हम किसी से कभी मिले हों या हमने किसी व्यक्ति को देखा हो या किसी घटना को देखा हो और उससे हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आया हो या हमें उसकी यादें हमारे दिलो दिमाग पर छाई हुई हों और हम उस पर आधारित कोई लेख लिखें, तो वो लेख क्या कहलाएगा बच्चों? वो लेख संस्मरण कहलाएगा। इसके माध्यम से वह व्यक्ति या घटना हमारे सामने चित्र की भांति साकार हो जाता है। और जब भी कोई व्यक्ति उस लेख को पढ़ता है तो उस लेख को पढ़ने से क्या होता है? जिस व्यक्ति या घटना के बारे में उसमें बताया गया होता है वो चित्र के समान हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर यूरोप से एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे। बच्चों, आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, ये फादर कामिल बुल्के का है और ये हमारे लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ठीक है, तो देखिए, जो फादर कामिल बुल्के थे ये कहाँ के रहने वाले थे? ये बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर के रहने वाले थे। ठीक है, मतलब ये यूरोप के रहने वाले थे, यूरोप से आए थे भारत में और इनके भारत आने का उद्देश्य क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। किंतु उन्होंने इस देश को अपनी कर्म भूमि बनाया और यहीं के होकर रह गए। जब ये भारत आए तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो विरासत है उससे इतने प्रभावित हुए कि ये यहाँ से वापस यूरोप गए नहीं, यहीं पर रहे, यहीं भारत देश को ही इन्होंने अपनी कर्म भूमि बना लिया। फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश का महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चों, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? हिंदी भाषा से ये बहुत प्रभावित हुए और हिंदी भाषा को इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार न करके हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया। हिंदी भाषा को फिर समृद्ध बनाने के लिए इन्होंने एक शब्दकोश की भी रचना की। इस पाठ में लेखक ने उन्हीं फादर बुल्के के स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करते हुए उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। बच्चों देखो, आपकी जो बुक है उसका यही पाठ है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, तो ये जो पाठ है इस पाठ में फादर कामिल बुल्के के व्यवहार और स्वभाव का वर्णन किया गया है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, देखिए बच्चों ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक राम कथा है इस विदेशी साधु को हमेशा याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये पैराग्राफ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा गद्यांश। अब हम इस पर आधारित सभी प्रश्नों को समझेंगे और फिर इनके लिखित रूप में आंसर समझेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है संस्मरण से आप क्या समझते हैं? तो मैं आपको प्रश्नों के उत्तर दिखाती हूँ। पहला प्रश्न है संस्मरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है संस्मरण स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित लेखन होता है। जैसा कि हमने अभी वर्कशीट में पढ़ा था, तो जो संस्मरण होता है वो क्या होता है? हमारी याददाश्त पर, हमारी स्मृति पर आधारित लेखन होता है, जिसमें लेखक अपनी स्मृतियों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है जो हमारे समक्ष चित्र की भांति साकार हो जाता है।
ठीक है। जो भी संस्मरण में हम पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, वो किसी व्यक्ति या घटना का वर्णन होता है, और जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कि वह व्यक्ति या वो घटना हमारे आंखों के सामने ही समक्ष हो रही हो। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के कौन थे, उनके भारत आने का क्या उद्देश्य था। तो देखिए दूसरे का आंसर, फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर के ईसाई धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, ये कौन थे, ईसाई धर्म के अनुयायी थे, और कहाँ के रहने वाले थे, बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर के रहने वाले थे। अब भारत आने का इनका उद्देश्य क्या था, देखिए भारत आने का इनका उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था। ठीक है, ये भारत क्यों आए थे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने भारत देश आए थे। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में फादर कामिल बुल्के ने क्या योगदान दिया। जब ये भारत देश में आए तो यहाँ की विरासत से, यहाँ की संस्कृति से और हिंदी भाषा से ये इतने प्रभावित हुए कि ये वापस यूरोप नहीं गए, तो यहाँ रहे भारत में, तो इन्होंने अपना क्या योगदान दिया भारत देश में। तो देखिए इसका आंसर है, भारत देश में फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार व प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने हिंदी भाषा को समृद्ध करने के लिए शब्दकोश भी लिखा। ठीक है, इन्होंने हिंदी भाषा को समृद्ध करने के लिए शब्दकोश भी लिखा। तो बच्चों इस तरह से ये आपके गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हुए। अब गद्यांश में एक चौथा प्रश्न पूछा गया है, गतिविधि। तो देखिए आपके जीवन में 4th नंबर है गतिविधि, आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा जिन्हें आप याद करके खुशी महसूस करते होंगे, उनके बारे में अपना संस्मरण लिखिए। तो जो 4th है गतिविधि, इस पर देखिए मैंने अपने विचार लिखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके विचार हों आप वो लिख सकते हैं। देखिए गतिविधि का आंसर मैंने लिखा है, एक बार जब मेरे विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था तब मैंने पंडित राम शास्त्री जी को मुख्य अतिथि के रूप में देखा व सुना। ठीक है, जो हमारे स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे तो उनको देखा और सुना। शास्त्री जी को देखकर मेरा मन खुश हो गया, वे अत्यंत शांत और प्रसन्न लग रहे थे। जब उन्होंने बोलना शुरू किया सभी मंत्र मुग्ध हो गए। बच्चों किसी किसी के बोलने में इतना प्रभावशाली भाषा होती है कि उससे सुनने वाले व्यक्ति बहुत मंत्र मुग्ध हो जाते हैं ना, उसमें ही लीन हो जाते हैं और अपनी सारी इस बातें भूल जाते हैं। तो इसी तरह से जो राम शास्त्री जी थे, पंडित राम शास्त्री जी, वो इस तरह से जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सभी व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो गए। किसी को भी समय का ज्ञान नहीं रहा। 1 घंटे बाद जब भाषण पूर्ण हुआ हॉल तालियों से गूंज उठा, है ना, हॉल तालियों से गूंज उठा। शास्त्री जी की आवाज़ व बोलने के तरीके में कोई जादू था। उन्होंने सहयोग करने व समाज सेवा के बारे में जो बताया उससे तो मेरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये जो मैंने अभी गतिविधि लिखी है, आप भी अपने बारे में, आपने जो भी कोई घटना ऐसी हो जिससे आपके मन में कोई परिवर्तन आया हो, जिससे आप बहुत प्रभावित हुए हों, या कोई व्यक्ति हो, तो आप उसके बारे में यहाँ पर अपने अनुभव के आधार पर, अपनी याददाश्त के आधार पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप आज की वर्कशीट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ बच्चों, एक और बात, हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में अभी तक के जितने वीडियोस हिंदी की वर्कशीट आई हैं उन सभी के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कोई बैक वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी इसमें देख सकते हैं, और आपको इस वीडियो की लिंक भी इसमें मिल जाएगी। तो बच्चों मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।